टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो इस टॉपिक में हमको स्टडी करना है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। बच्चों, हमको पता है कि ब्लैक बॉडी इज अ वेरी गुड एमिटर ऑफ हीट। दिस वाज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक बॉडी कि ब्लैक बॉडी इज अ वेरी गुड एमिटर ऑफ हीट। दैट मीन्स व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड, जब हम लोग ब्लैक बॉडी को हीट करेंगे, it will emit heat radiations of all possible wavelength. When a perfectly black body is heated, it will emit heat radiations of all possible wavelength. का मतलब उसमें स्मॉल वेवलेंथ भी होंगे और उसमें लार्ज वेवलेंथ भी होंगे। तो दैट इज व्हाई वी से perfectly black body is a good emitter of heat. And every wavelength कैरीज एनर्जी। का मतलब हर एक वेवलेंथ के पास एक खुद का एनर्जी होगा, बट दैट एनर्जी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ विल कैरी डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी एमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी और वेवलेंथ के बीच का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ई लैम्डा is on the y-axis, and what is E lambda? It is the intensity of radiations emitted by the body. और E lambda होगा amount of energy emitted per second per unit area by the black body. तो energy emitted by the black body is taken along the y-axis and wavelength is taken along the x-axis. तो x-axis पे क्या है, wavelength. Y axis पे क्या है, एनर्जी एमिटेड या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी। एंड वी स्टडी रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। का मतलब ब्लैक बॉडी को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करके एनर्जी एमिटेड और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन स्टडी करेंगे। तो देखो यहां मैंने 3 ग्राफ को ड्रॉ किया है। दिस इज ग्राफ नंबर 1, this is graph number 2 and this is graph number 3. First graph is at temperature T1, second graph is at temperature T2 and third graph is at temperature T3. And relation क्या होगा, temperature T3 is greater than temperature T2 greater than temperature T1. तो T3 greater than T2 greater than T1. तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंटिन्यूअसली वेवलेंथ को एमिट करता है। तो ये जो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस होगा, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो व्हाट इज ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम? कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। तो ये जो वेवलेंथ का कंटिन्यूअस सीक्वेंस होगा, या वेवलेंथ का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सीक्वेंस होगा, उसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो दिस ग्राफ इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ बिटवीन एनर्जी एमिटेड वर्सेस वेवलेंथ लैम्डा। नाउ रेफरिंग दिस ग्राफ वी ड्रॉ डिफरेंट कंक्लूजन्स। इस ग्राफ को देख के या इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके वी ड्रॉ डिफरेंट कंक्लूजन्स फ्रॉम दिस ग्राफ। So let us now understand different conclusions drawn from the black body spectrum. This graph is called black body spectrum. Spectrum का मतलब continuous arrangement of wavelength. Spectrum का मतलब continuous arrangement of wavelength. Conclusion number 1. At each temperature, black body emits continuous heat radiation spectrum. At each temperature, for example, say at temperature T1. So at temperature T1, black body emits continuous radiation spectrum. Continuous spectrum का मतलब all types of wavelength are present. देखो इस ग्राफ में all types of wavelength are present. We have smaller wavelength as well as we have bigger wavelength. So since all types of wavelengths are present, we call it continuous heat radiation spectrum. तो ब्लैक बॉडी एमिट्स कंटिन्यूअस हीट रेडिएशन स्पेक्ट्रम एट एवरी टेम्परेचर। T2 पे भी ऑब्जर्व करो, वी हैव गॉट कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम। का मतलब स्मॉल वेवलेंथ पे भी एनर्जी है और लार्ज वेवलेंथ पे भी एनर्जी प्रेजेंट है।
but the energy is not distributed equally amongst all the wavelength. That means energy of all the wavelength का मतलब energy carried by all the wavelength is not same, because हर एक wavelength के पास एक energy होगा. बट आप ऑब्जर्व करो इस वेवलेंथ का एनर्जी का मतलब y कोऑर्डिनेट, एनर्जी का वैल्यू इज y कोऑर्डिनेट बिकॉज y एक्सिस पे एनर्जी है. तो इस वेवलेंथ का करस्पॉन्डिंग एनर्जी देखो, इस वेवलेंथ का देखो एनर्जी का वैल्यू, इस वेवलेंथ का एनर्जी का वैल्यू, इस वेवलेंथ का एनर्जी का वैल्यू सब अलग है. तो एनर्जी इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द वेवलेंथ. अगर एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता. अगर सब वेवलेंथ में एनर्जी सेम होता तो ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन. बट यहां पे ग्राफ देखो ऐसे कर्व है, इसका मतलब डिफरेंट वेवलेंथ्स हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो वी से एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंगस्ट ऑल द वेवलेंथ. सब वेवलेंथ का एनर्जी सेम नहीं है. कंक्लूजन नंबर 2, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ. पर्टिकुलर वेवलेंथ का मतलब एक वेवलेंथ कांस्टेंट रखेंगे. तो एट अ गिवन वेवलेंथ, एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, एनर्जी एसोसिएटेड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. देखो बच्चों, अगर सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है तो इस ग्राफ में हम लोग 3 टर्म्स को स्टडी कर रहे हैं. वी आर स्टडिंग 3 टर्म्स इन दिस ग्राफ. कौन से 3 टर्म? एक तो है एनर्जी एमिटेड, दूसरा है वेवलेंथ और तीसरा है टेम्परेचर. एनर्जी एमिटेड, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर. तो इनमें से अगर किसी 2 का रिलेशन आपको स्टडी करना है तो तीसरे को रखो कांस्टेंट. देयर आर 3 टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस ग्राफ, एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, वेवलेंथ एंड टेम्परेचर. तो अमंग्स द 3 कीप एनी वन कांस्टेंट एंड सी द रिलेशन बिटवीन अदर 2. जैसे पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या किया है, वेवलेंथ को रखा कांस्टेंट. तो अगर वेवलेंथ कांस्टेंट रखेंगे तो हमको एनर्जी और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन मिलेगा. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो हमको एनर्जी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन मिलेगा. तो यू कीप एनी वन फैक्टर कांस्टेंट एंड सी द रिलेशन बिटवीन अदर 2. तो पॉइंट नंबर 2 में क्या किया है, वेवलेंथ को रखा है कांस्टेंट. तो यू सेलेक्ट एनी वेवलेंथ. यहां पे बहुत सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है, यू सेलेक्ट एनी वन. सपोज मैंने इस वेवलेंथ को सिलेक्ट किया तो यहां पे वेवलेंथ कांस्टेंट है और यहां पे मैंने एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया. तो ये जो वर्टिकल लाइन होगा इन ग्राफ को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. तो टेम्परेचर T1 के लिए एनर्जी एमिटेड इतना होगा उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का. टेम्परेचर T2 के लिए एनर्जी एमिटेड इतना होगा. टेम्परेचर T3 के लिए एनर्जी एमिशन इतना होगा. तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फॉर अ गिवन वेवलेंथ as the temperature increases, energy का value also increases. Energy का मतलब y coordinate. And that is precisely given in point number 2. कि energy associated with a radiation of particular wavelength increases with the increase in temperature. So for a particular wavelength, as temperature increases, energy emission also increases. Then come to point number 3. पॉइंट नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का रिलेशन देखेंगे. किसका? एनर्जी का और वेवलेंथ का, बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट. तो अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो हमको एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन मिलेगा. तो आप इनमें से किसी एक ग्राफ को ऑब्जर्व करो, बिकॉज एक पर्टिकुलर ग्राफ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का है. तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 3, एज वेवलेंथ इंक्रीजेस, एज वेवलेंथ इंक्रीजेस का मतलब यू विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द एक्स एक्सिस. तो अगर हम लोग इस ग्राफ में लेफ्ट से राइट ट्रेवल करेंगे तो वेवलेंथ का वैल्यू इंक्रीज होगा, बिकॉज एक्स एक्सिस पर हमने वेवलेंथ दिया है. तो एज वेवलेंथ इंक्रीजेस, एनर्जी एमिटेड इंक्रीजेस. ऑब्जर्व करो, पहला ग्राफ ऑब्जर्व करो कि एनर्जी एमिटेड इंक्रीज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट. तो एज वेवलेंथ इंक्रीजेस, एनर्जी एमिटेड इंक्रीजेस. ग्राफ देखो इंक्रीज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट. एंड देन it reaches to its maximum value for a particular wavelength. Energy reaches to its maximum value का मतलब ये हो गया maximum value of energy emitted for one particular wavelength. उस wavelength को हम लोग कॉल करेंगे lambda max. This particular wavelength will be called as lambda max. तो lambda max का मतलब wavelength for maximum emission of energy.
What is lambda max? It is a wavelength for maximum emission of energy. और उसके बाद क्या हो रहा है? एनर्जी एमिटेड वापस डिक्रीज होना शुरू करे. तो एज वेवलेंथ का वैल्यू इंक्रीजेस, एनर्जी एमिटेड देखो फर्स्ट इंक्रीजेस, देन बिकम्स मैक्सिमम एंड देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. यही आपको सेकंड ग्राफ में भी दिखाई देगा कि एज वेवलेंथ इंक्रीजेस, एनर्जी एमिशन फर्स्ट इंक्रीजेस, देन बिकम्स मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस. यही आपको थर्ड ग्राफ में दिखाई देगा कि एनर्जी एमिशन फर्स्ट इंक्रीजेस, देन बिकम्स मैक्सिमम एंड देन गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे देखो एनर्जी का एमिशन मैक्सिमम होगा. दिस इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड. तो फॉर वन पर्टिकुलर वेवलेंथ एनर्जी एमिशन इज मैक्सिमम एंड दैट वेवलेंथ विल बी कॉल्ड एज लैम्डा मैक्स. So what is lambda max? It's a wavelength for maximum emission of energy by the black body. Remember symbol confusing है बच्चों. ये symbol जो है ना ये confusing है. Lambda max का मतलब maximum wavelength नहीं है. यहाँ पे lambda max does not mean maximum wavelength. यहाँ पे lambda max का मतलब wavelength at which energy emission is maximum. का मतलब इस wavelength पे black body maximum energy को emit करता है. तो इसको मैंने लैम्डा मैक्स डिनोट किया है. बट लैम्डा मैक्स इज नॉट मैक्सिमम वेवलेंथ. प्लीज कीप दिस इन माइंड. लैम्डा मैक्स इज द वेवलेंथ एट विच एनर्जी एमिशन इज मैक्सिमम. तो दिस वाज कंक्लूजन नंबर 3. नंबर 4, और ये जो फोर्थ कंक्लूजन है वो एक लॉ है गिवन बाय साइंटिस्ट वेन, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, गिवन बाय साइंटिस्ट वेन. So this law is called Wien's displacement law. Now Wien's displacement law हमको देखो क्या बता रहा है. What is lambda m? Lambda m is lambda max. And what is lambda max? Is a wavelength for a maximum emission of energy. Lambda max, that is lambda m, is the wavelength at which energy emission is maximum. तो अलग अलग टेम्परेचर पे लैम्डा मैक्स का वैल्यू ऑब्जर्व करो. तो टेम्परेचर T1 पे लैम्डा मैक्स को मैंने कॉल किया लैम्डा m1. फिर टेम्परेचर T2 पे वेवलेंथ एट विच एनर्जी एमिशन इज मैक्सिमम को मैंने कॉल किया लैम्डा m2. फिर टेम्परेचर T3 पे वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन इज लैम्डा m3. तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व कि एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस लैम्डा m का वैल्यू डिक्रीजेस. ये डिक्रीज हो रहा है. तो जैसे टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन इज डिक्रीजिंग. इसका मतलब इन दोनों के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. तो अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन ऑफ रेडिएशन का मतलब लैम्डा m decreases with increase in temperature. This we can see in the graph also कि lambda m का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. It is shifting towards origin. तो lambda max is decreasing as temperature increases. In other words, we can say wavelength corresponding to maximum emission of energy is inversely proportional to absolute temperature of black body. तो lambda m inversely proportional to temperature of black body. Therefore lambda m into T is constant. अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट. तो लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल B. ये जो कांस्टेंट है उसका सिंबल B होता है. एंड व्हाट इज दिस B कॉल्ड? दिस B इज कॉल्ड वेन्स कांस्टेंट. इस B को क्या बोलेंगे? वेन्स कांस्टेंट. तो फॉर्मूला क्या बन गया? लैम्डा m इंटू T इज इक्वल टू B, वेयर B इज कॉल्ड वेन्स कांस्टेंट. इस वेन्स कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? वेवलेंथ मीटर में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में. तो वेन्स कांस्टेंट B का यूनिट होगा मीटर केल्विन. वेवलेंथ मीटर में, टेम्परेचर केल्विन में. तो दिस इज मीटर केल्विन. And the value of Wendt constant B is 2.9 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin. MT का मतलब मीटर केल्विन.
तो वेन्स कांस्टेंट बी का वैल्यू होता है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन. डायमेंशंस ऑफ वेन कांस्टेंट बी विल बी L1 K1 मीटर लेंथ. के टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन या तो सिंबल K से डिनोट करेंगे या तो सिंबल थीटा से डिनोट करेंगे. फॉर टेम्परेचर सिंबल ऑफ डायमेंशन कुड बी K और थीटा. देयरफॉर डायमेंशन ऑफ B कैन बी L1 K1 और L1 थीटा 1. अभी ये तो हो गया वेवलेंथ एंड टेम्परेचर का रिलेशन. लेट अस फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर का रिलेशन क्या होगा. तो इफ लैम्बडा m इज द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन ऑफ एनर्जी, तो लेट न्यू m, दिस इज ग्रीक सिंबल न्यू, तो लेट न्यू m बी द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज एवरी वेवलेंथ विल हैव अ करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी. तो अगर लैम्बडा m है वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम एमिशन ऑफ एनर्जी, तो न्यू m होगा फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन ऑफ एनर्जी. एंड फ्रीक्वेंसी होता है c अपॉन लैम्बडा. फ्रीक्वेंसी न्यू होता है c अपॉन लैम्बडा. व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट. ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो न्यू m का फॉर्मूला होगा c बाई लैम्बडा m, बिकॉज फ्रीक्वेंसी होता है c बाई लैम्बडा. इसमें c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो फिर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होगा न्यू m इज इक्वल टू c बाई b इंटू टी, और कैसे c कैपिटल T बाई b. बिकॉज यहां पे मैंने क्या करना है, न्यू m को है ना, ये जो न्यू m इसको c बाई लैम्बडा लिखेंगे और फिर लैम्बडा m का वैल्यू b बाई टी लिखेंगे. लैम्बडा m कितना होगा? b अपॉन t हो जाएगा. तो यहां पे मैंने लैम्बडा को लिखा b अपॉन t, तो t विल गो अप, तो दिस इज c t बाई b. यहां पे c होगा स्पीड ऑफ लाइट, t होगा टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इन केल्विन और b होगा वेन्स कांस्टेंट. तो अगर ये रिलेशन वेवलेंथ का है तो ये रिलेशन फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर क्या हो गया. That means according to this relation we can say frequency of maximum emission of energy is directly proportional to temperature. Frequency will be directly proportional to temperature. Wavelength is inversely proportional to temperature. तो frequency होगा directly proportional to temperature. तो ये हो गया conclusion number 4, Wien's displacement law. One of the example of Wien's displacement law. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक एग्जाम्पल बेस्ड ऑन वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन ऑफ एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. तो लैम्बडा m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T. दैट मीन्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लैम्बडा m वेवलेंथ विल डिक्रीज. तो इसका एक ऑब्जर्वेशन देखो कि when a piece of iron metal is heated on a hot flame, take a small block of iron metal और उसको हीट करना शुरू करो. तो when a piece of iron metal is heated on a hot flame, its color keeps on changing. उस आयरन ब्लॉक का कलर धीरे धीरे चेंज होना शुरू होगा. तो when iron piece is heated to very high temperature, its color first becomes dull red. पहले उसका कलर रेड होगा, we say it becomes red hot. तो piece of iron when heated becomes red hot का मतलब it will first emit dull red color. फिर अगर टेम्परेचर और इंक्रीज हुआ then the color changes to reddish yellow, थोड़ा येलोइश हो जाएगा. एंड फाइनली its color becomes white. लास्ट में आयरन का कलर व्हाइट होगा at very high temperature. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है जिसमें आयरन पीस का कलर चेंज हो रहा है, पहले डल रेड था, फिर रेडिश येलो हो गया, फिर लास्ट में व्हाइट हो गया. तो दिस इज एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद वेन्स लॉ. ये जो ऑब्जर्वेशन है ये वेन्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं. देखो ये कैसे वेन्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं. विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो विजिबल रीजन होता है, वो विजिबल रीजन वायलेट कलर से स्टार्ट होके रेड कलर पे खत्म हो रहा है. तो ये हो गया विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. वेव क्योर वी कॉल इट. वेव क्योर का मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे मिनिमम है और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है. And as we travel from violet to red, wavelength goes on increasing.
एंड इफ वी ट्रेवल फ्रॉम रेड टू वायलेट, अगर हम लोग ऐसे ट्रेवल करेंगे रेड से वायलेट, देन द वेवलेंथ गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, as the temperature increases, wavelength decreases. That is why we observe that a piece of iron first become red, उसके बाद ये हो गया येलो, रेड के बाद येलो, बिकॉज वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है. तो पहले रेड हो गया, फिर येलो हो गया और फिर व्हाइट हो गया. तो वेवलेंथ कम हो रहा है, इसके लिए कलर चेंज हो रहा है. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. कंक्लूजन नंबर 5, इस ग्राफ का 5th कंक्लूजन. एंड कंक्लूजन नंबर 5 says एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व का मतलब, लुक एट द फर्स्ट ग्राफ. ये फर्स्ट कर्व देखो, तो ये जो फर्स्ट कर्व है इतना एरिया एनक्लोज करे देखो, तो दिस इज एरिया अंडर द कर्व. ये हो गया एरिया अंडर द कर्व. दिस मच एरिया इज एनक्लोज्ड बाय द कर्व, यहां से लेके यहां तक विद द एक्स एक्सिस. तो एरिया अंडर द कर्व जो है ना, इट इज एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व विद द एक्स एक्सिस. का मतलब हम लोग इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया, ठीक है. तो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. And this term is nothing but emissive power of a perfectly black body. ये हम लोग डिफाइन कर चुके हैं. तो कैपिटल E किसका सिंबल है? emissive power of a perfectly black body. And what is emissive power? It is the amount of energy emitted per second per unit area. तो ये जो एरिया एनक्लोज होगा, ये जो कर्व एरिया एनक्लोज करेगा, दिस एरिया, it is directly proportional to emissive power of a perfectly black body. तो एरिया enclosed by this black body spectrum gives the emissive power of a perfectly black body over a complete range of wavelength. And this area is found to increase with the 4th power of absolute temperature. ये जो एरिया enclosed है, ये एरिया enclosed T⁴ के प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा. इसका मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर T1 पे ये होगा कर्व और ये होगा एरिया एनक्लोज. टेम्परेचर T2 का कर्व यहां पे है और इस कर्व ने भी एरिया एनक्लोज किया है. देखो, इवन दिस कर्व एनक्लोजेस सम एरिया, का मतलब इस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं. तो फिर ये वाला एरिया T⁴ के प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा. तो लेट दिस एरिया एनक्लोज बी A1 एंड लेट दिस एरिया एनक्लोज, ये जो कर्व एरिया एनक्लोज कर रहा है, इस एरिया को हम लोग कॉल करेंगे A2. तो फिर रिलेशन क्या होगा? A2 अपॉन A1 विल बी T2 अपॉन T1⁴. का मतलब एरिया एनक्लोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴. तो A2 इज द एरिया एनक्लोज एट टेम्परेचर T2, A1 इज एरिया एनक्लोज एट टेम्परेचर T1, देन A2 अपॉन A1 होगा T2 अपॉन T1⁴. तो कंक्लूजन इज एरिया एनक्लोज या एरिया अंडर द कर्व इक्वल्स टू एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी which is directly proportional to T⁴. Therefore, E is equal to sigma T⁴, where sigma is called Stefan's constant, Stefan's Boltzmann constant. And this particular relation is called Stefan's Boltzmann law. ये लॉ हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं. तो देखो यहाँ पे Stefan's Boltzmann law भी वेरीफाई हो गया. Because emissive power of a perfectly black body equals to sigma T⁴ is called Stefan's Boltzmann law. So these were the different conclusions that can be drawn from this black body spectrum graph. Okay, now finally we compare these two graphs. Black body spectrum के दो ग्राफ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं. तो स्पेशली MCQs एग्जाम में this type of graph can be asked. Okay? ये जो हमने पहला ग्राफ स्टडी किया था, उसमें एनर्जी एमिटेड को y एक्सिस पे लिया था और वेवलेंथ को लिया था x एक्सिस पे. अभी जो हम लोग सेकंड ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें एनर्जी एमिटेड इज ऑन द y एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी न्यू इज ऑन द x एक्सिस. तो ये एनर्जी वर्सेस लैम्डा ग्राफ है, तो ये एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है. और ग्राफ देखो एग्जैक्टली इन्वर्ट हो गया, लैटरली ऐसे इन्वर्ट हो गया. Reason, wavelength and frequency are inversely proportional to each other.
यहां पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं फर्स्ट ग्राफ में कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन ऑफ एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। का मतलब यहां पे वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन दैट इज लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा एम का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, वो इस तरफ आ रहा है। तो लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां पे लैम्डा m3 लेस देन लैम्डा m2 लेस देन लैम्डा m1 था। बट अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम एमिशन की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी एट विच देयर इज अ मैक्सिमम एमिशन ऑफ एनर्जी, तो न्यू m का फॉर्मूला था c अपॉन b इंटू t, where c is speed of light and b था Wein's constant। तो therefore frequency of maximum emission of energy is directly proportional to absolute temperature because c और b तो constant है। इसका मतलब यहां पे क्या होगा कि as a temperature increases frequency of maximum emission also increases। यहां पे increase होगा frequency में। तो आप ऑब्जर्व करो टेम्परेचर T1 के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम एमिशन न्यू m1, फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर T2 के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम एमिशन होगा न्यू m2 एंड फ्रीक्वेंसी एंड टेम्परेचर T3 के लिए फ्रीक्वेंसी होगा न्यू m3। बट हियर वी ऑब्जर्व दैट as the temperature increases frequency of maximum emission also increases। तो यहां पे न्यू m3 is greater than new m2 is greater than new m1 because frequency of maximum emission is directly proportional to absolute temperature। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से लैम्डा m डिक्रीज होगा, बट टेम्परेचर इंक्रीज होने से न्यू m का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो ये होगा कंपैरिजन बिटवीन दिस टू ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ इज एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ, सेकंड ग्राफ इज एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम एमिशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, बट एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी फॉर विच मैक्सिमम एमिशन टेक्स प्लेस वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन दिस टू ग्राफ। And this was the complete theory discussion of distribution of energy in the black body radiations.